हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में, जहां पे आज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और आगे चल के इनके कुछ सवाल करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आके आप उसे देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। भाई सीरियल देखते हो ना बीच में? अरे यार सीरीज देखते हो, वेब सीरीज, तो वेब सीरीज का आप तीसरा एपिसोड डायरेक्टली थोड़ी ना देखते हो यार। आप कौन सा एपिसोड देखते हो? पहले एपिसोड से शुरुआत करते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी है, आप बीच में शुरुआत नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनटिल और अनलेस आप पढ़ाई कहीं पे किए हुए ना हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में बात कर ली हुई थी आइसोट्रोपिक, क्या आइसोट्रोपिक दिमाग में आ रहा है, पिछली बार भी आया था, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इनके बारे में बात कर लिया था। अब हमें बात करनी है आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो तीसरा आप हेडिंग डालिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इस वाली प्रोसेस में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब भाई गैस है तो कौन सी गैस है? आइडियल है कि रियल है? जल्दी बताओ। रियल गैस है ना, आइडियल है। और अगर आइडियल है तो आइडियल गैस की इक्वेशन फॉलो तो होगी ही, तो पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो किया जाएगा। अब पीवी बराबर एनआरटी में अगर बात किया जाए तो एन तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, आर तो गैस कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट आपने कर दिया इस प्रोसेस में। और जब आपने कांस्टेंट कर दिया तो भाई आप क्या लिख सकते हो, पीवी बराबर समथिंग इनटू कांस्टेंट। यानी आपको अगला एक रिलेशन मिला पीवी बराबर कांस्टेंट का। ठीक, क्लियर? अब यहां से हम दो तीन एजम्पशंस निकालते हैं। जैसे पहला एजम्पशन यहां से ये निकलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा। अरे भाई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, अगर एक नंबर बढ़ाओगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली घट जाएगा ना। पहला तो ये निकला। दूसरा आप यहीं से बता सकते हो कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। भाई दूसरा एजम्पशन तो ये होता है। भाई आप तो इसे ऐसे भी तो याद करते हो। तीसरा जो आपको याद होगा, जो आप याद करके रखे हो, P1 V1 बराबर P2 V2, यही तो याद करके रखे हो, झूठ मत बोलिएगा। हाँ झूठ मत बोलिएगा, यही याद किया ना, P1 V1 बराबर P2 V2। तो तीनों ही आपको मिल सकते हैं, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब आपको इसका ग्राफ भी बताया जा सकता है। तो भाई इसका ग्राफ कौन सा होगा? तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, कौन सा ग्राफ? पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ की अगर बात की जाए तो ये आपका P, ये आपका V, और ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है। क्लियर? बोलिए, समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया है तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो पीवी ग्राफ है ये किसी एक टेम्परेचर पे बनेगा। लेट अस से कि ये टेम्परेचर टी पे बन रहा है। अब अगर आपको याद हो, जब हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने इसके बारे में और बातें की हुई थी। कौन सी बात थी, याद है? बात ये थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो आइसोथर्म का ग्राफ है वो दूर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल याद दिला देता हूं कि मान लीजिए आपको प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया जा रहा है। अब आपने एक ग्राफ बनाया जो टेम्परेचर T1 पे, आप अगर दूसरा ग्राफ बना रहे हो जो कि ऐसे बन रहा है टेम्परेचर T2 में, आपसे पूछ लिया जाए बताइए T1 और T2 में क्या रिलेशन है, तो T1 इज लेस देन T2 होगा। यही तो बताया था। तो ये आइसोथर्म की बातें हो गई। अब इसमें और चीजें अगर समझी जाए, जैसे ये हो गया भाई, इसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी क्या होगा? 0 होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर 0। और आप मुझे बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या आता है बताइए जल्दी से? एन सी वी डेल्टा टी या एन एफ आर बाई 2 डेल्टा टी। अब भाई डेल्टा टी 0, इसका मतलब इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मैं एक बार चेक कर लूं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस आप क्या बोल सकते हैं
कि भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज ही जीरो है ना। ठीक, अब अगर अगली बात की जाए तो फ्रॉम फ्लॉथ, अब जिन्होंने पिछली क्लास की होगी उनको फ्लॉथ का मतलब पता होगा। फ्लॉथ मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इतना नोट कर ले पहले, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉम फ्लॉथ अगर बात किया जाए, फ्लॉथ मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात किया जाए, हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब भाई डेल्टा यू तो जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू, यानी आप जो भी हीट दोगे वही तो वर्क डन है। सर इसमें डेल्टा क्यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी यूज करें कि सर एन सी पी डेल्टा टी यूज करें कि सर एम एस डेल्टा टी यूज करें? मैं बोलूंगा एकदम से गधे ही हो सर, क्या गलती हो गई? आप ही तो बताए थे सर डेल्टा क्यू का इतना फॉर्मूला होता है। अच्छा सर सीवी और सीपी की वैल्यू एफ वाले फॉर्म में रख दें, फिर से गलती। अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर जीरो आ जाएगा। सर इसका मतलब हम हीट ही नहीं दिए, मैंने ऐसा कब कहा? आप जो हीट दे रहे हो उससे बस टेम्परेचर ना बढ़े, ये मैं कह रहा हूं। क्या उस टेम्परेचर आप जो हीट दे रहे हो क्या उससे वर्क डन नहीं हो सकता? तो सर कैसे निकालेंगे? देखो अब यहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि भाई डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला आपको मिलता है, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू का। यही तो मिला कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा? डब्ल्यू का। अब अगर आपको हीट निकालनी, मतलब हीट का फॉर्मूला निकालना है तो आप वर्क डन निकाल लो, वही तो हीट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सर वर्क डन कैसे निकालें? आपको बताए थे कि डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी ग्राफ का एरिया। पीवी ग्राफ अगर आपको दिया जाए तो उसका एरिया, पीवी ग्राफ्स एरिया। या डब्ल्यू का एक फॉर्मूला और बताए थे, वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब आप दोनों में से जो मन करे वो यूज कर लीजिए, और डब्ल्यू की वैल्यू वहीं पे रखेंगे तो आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया? क्या यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है? पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए इतनी चीजों को, फिर रिवाइज करिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट तो हम बोलेंगे पीवी बराबर कांस्टेंट। अब पीवी के आप डिफरेंट फॉर्म्स देखोगे, जैसे P1 V1 बराबर P2 V2, या P1 by P2 इक्वल टू V2 by V1, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, पीवी ग्राफ का भाई ये ग्राफ आपने बचपन में सीख लिया था, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही सीख लिया है। ये जीरो रहेगा तो इंटरनल एनर्जी, ये समझ लो कि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। जितना इंटरनल एनर्जी पहले थी उतना बाद में भी रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चला कि जो भी आप हीट दोगे वो वर्क डन में काम करेगी, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं करेगी। दैट्स इट। अब हमें कुल मिला के इसके ऊपर वर्क करना है कि भाई डेल्टा क्यू हमने हीट कितनी दी, या हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर आपको जो कल हमने समरी दी थी वहां पे वर्क का एक फॉर्मूला और रख दीजिएगा, डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला और रख दीजिएगा। अब हम बार बार थोड़ी ना उसे अपडेट करते रहेंगे। आप करो, आपके पास कॉपी है, आप अपडेट करो कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला ये है, वहां पे यहाँ पे था ना वर्क डन का फॉर्मूला एक और लिख दो। ऊपर लिखा था पी डेल्टा वी, नीचे एनआर डेल्टा टी, नीचे लिख दो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला जो भी निकालेंगे वो, और यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा क्यू बराबर जो फॉर्मूला निकालेंगे वो रख देना। क्लियर? चलो अब आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। हमें करना क्या है? हम या तो एरिया निकाल दें या तो पीडीवी का इंटीग्रेशन कर दें। अब दोनों में से जो हमें आसान पड़ेगा या जो हम कर पाएंगे वही करेंगे। अब भाई जो नहीं कर पाएंगे वो कैसे करेंगे? हेडिंग डालिएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब हमने कैसे सीखा? भाई देखो पीवी का ग्राफ आप देखो, पहले हम पहली अप्रोच लगा के देखते हैं। तो पीवी का ग्राफ अगर आप ऐसे बनाते हो, यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना इसको, हाँ ऐसे, अच्छा ऐसे बना लेते हैं, है ना। अब देखो इस वाले के पॉइंट के लिए आपका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 था,
बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, इसे V को मिटा के यहाँ लिख लेते हैं। अब ये आपका एक्सपेंशन का ग्राफ मान लेते हैं। देखो अभी वो जो बेसिक वाला था वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा कि अगर गैस को एक्सपेंड किया तो वर्क डन पॉजिटिव, गैस को कंप्रेस किया तो वर्क डन नेगेटिव। क्लियर? चलो अब कैसे करें सर? देखो अब वर्क डन होता क्या था, पीवी ग्राफ का एरिया, तो यहाँ के इस पॉइंट के लिए प्रेशर P1 और इस पॉइंट के लिए प्रेशर P2 मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 होता है। वर्ड ही नहीं याद आ रहा था। अब देखो जो आपका वर्क डन होगा वो यही तो एरिया होगा। अब ये एरिया आपको निकालना आता थोड़ी ना है सर, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर कुछ और बन रहा है, उसका निकालेंगे। भाई देखो अब इसका एरिया हमको नहीं पता है, क्योंकि ना तो ये कोई रेगुलर फिगर तो बन नहीं रहा कि रेक्टेंगल बन रहा हो, ट्रेपेजियम बन रहा हो, ट्रायंगल बन रहा हो, सर्कल बन रहा हो या एलिप्स बन रहा हो, हमें तो पता ही नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन से। कैसे? ये वाला मेथड फ्लॉप। वर्क डन के लिए हम जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अब सर आगे क्या करें? सर प्रेशर को बाहर निकालने हैं। भाई प्रेशर बाहर कब आता है इंटीग्रेशन के? दिमाग लगाओ सर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। देखो ऊपर तुमने ग्राफ ऐसे बनाया कि नहीं बनाया जी? बनाए हैं सर। तो बताओ यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, तो प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं ना। तो यहाँ पे ये बाहर आएगा? नहीं। चलो गलती वही की ना, चलो सीख गए। अगली बार से गलती मत करना कि जब ये चीज़ें कांस्टेंट होगी तभी बाहर आएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। सर अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे प्रेशर का फंक्शन आप बनाओ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? V है। तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास आइडियल गैस की इक्वेशन है, तो PV बराबर nRT होता है। तो आप खुद देखो P बराबर क्या हो जाएगा? nRT बाई, ध्यान से हमने कहाँ तक वीडियो पॉज हुआ था? यहाँ तक हमने, रुकिए 1 मिनट, हम ध्यान से सुनिए। हाँ, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। ये सारी चीज़ें आप सीख चुके थे कि हमें जो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है वो कैसे निकालना है। मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हमने ये चीज़ सीख चुकी थी कि हमें जो वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है वो इंटीग्रेशन से निकालना है। क्या यूज़ करते हैं? वर्क डन बराबर P इंटू डी वी। अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं तो बता चुका हूँ, अब आप उसे बाहर नहीं रख सकते, तो क्या करें? आपको प्रेशर का फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कैसे निकलेगा? आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV बराबर nRT, तो P बराबर हो जाएगा nRT बाई V। अब जैसे ध्यान से सुनिए कैसे पता चलेगा। ये पूरा आइसोथर्मल T टेम्परेचर पे बनाए हो, ठीक। आपके जो कंटेनर है उसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर T है। फिर सुनिए कि यहाँ का प्रेशर P1 कैसे निकालोगे? तो nRT बाई V1, यहाँ का प्रेशर nRT बाई V2 कर दोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो? वैल्यू पुट करो, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई V dV। अब आप लिमिट पुट करो, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं फिर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट कैसे पुट किया जाए भाई? देखो वॉल्यूम आपका वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो V1 से V2 कर रहा है, तो सबसे कम वॉल्यूम V1 और फिर V2, बस ये हो गया। अब जो कांस्टेंट उसे बाहर करिए, तो W बराबर N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, बाहर V1 से V2 लिमिट लगी। अब आपको मिल रहा है 1/V इंटू DV। 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, गलती करते हो। 1/V का इंटीग्रेशन ln-V होता है, तो रुको, लिखो nRT ln-V हो गया इंटीग्रेशन, और V1 से V2 आपका लिमिट हो गया, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब सर क्या करें? अब करना कुछ नहीं है, अब एक बार V की जगह पे V2 पुट करो और माइनस लगा के एक बार V की जगह पे V1 पुट करो, तो क्या मिलेगा? W बराबर nRT, ये हो जाएगा ln-V की जगह पे V2 माइनस ln-V1। अब आप मुझे बताइए log A माइनस log B क्या होता है? बताओ, log A अपॉन B ही तो होता है। तो W बराबर क्या मिलेगा? nRT ln-V2 अपॉन V1, ठीक। एक फॉर्मूला आपको ये मिला, पर आपको ऐसा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि हमें log बेस E का टेबल नहीं पता होता है, हमें log बेस 10 का टेबल पता होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ है कि भाई ln मतलब क्या होता है? log बेस E।
है ना। अब log बेस EX अगर लिखा है उसे आप log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो कन्वर्ट हो जाएगा। log बेस 10 को हम लोग log x भी लिखते हैं। देखो log बेस e है तो ln बोल देंगे, log बेस 10 है तो उसे सिर्फ log बोल देंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? क्लियर? भाई अब देखो कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे log बेस e है तो हम फॉर्मूला कौन से याद करेंगे, w बराबर 2.303 nRT log v2 बाई v1। ठीक, अब एक फॉर्मूला और हमको याद करना होता है, और लगाइए। आपने क्या सीखा था कि P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, तो P1 बाई P2 किसके बराबर होगा, V2 बाई V1 के। अब आप खुद बताओ क्या मैं V2 बाई V1 की जगह पे P1 बाई P2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, तो लिखो। तो आपको W का एक फॉर्मूला और मिल रहा है 2.303 nRT log, आप लिख सकते हो P1 बाई P2। अब आपको जो कल हमने समरी दी हुई थी डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W वाला, वहां पे W की सिर्फ दो फॉर्मूले थे, P डेल्टा V और NR डेल्टा T। वहां पे आप आइसोथर्म डाल के ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये वाला भी लिखो, दोनों ही आपको लिखने हैं। ठीक है, ये आपका W का फॉर्मूला आ रहा है। अब यहाँ पे सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये कंपैरिजन का है कि एक्सपेंशन का है? सुनो, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये अपने आप सब कर देगा। सर वो कैसे? अरे पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं ना। नोट करिए पहले इसको, कहीं पे कोई डाउट? आई होप सो ना हो, अगर होगा तो दोबारा रिपीट करो। ठीक हो गया, चलिए हम आगे बात करें। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, 2.303 nRT log v2 अपॉन v1। अब ये फॉर्मूले आपको याद हो ज़्यादा सही रहेगा। चलो अब आपके दिमाग में साइन कन्वेंशन वाला चीज़ आएगा तो मैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। इसमें वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन है उसकी बात कैसे की जाए, तो उसकी बात हम कुछ ऐसे करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी को देख के देखो, लॉग में अगर वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, लॉग के अंदर में अगर वैल्यू एक से ज़्यादा होती है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और लॉग के अंदर वैल्यू अगर एक से छोटी रखी जाए तो उसकी वैल्यू निगेटिव आती है। क्या आप सबको पता है? पता है ना। चलो तो पहली चीज़ कि भाई देखो, पहला इन केस ऑफ कंप्रेशन ए डाल देते हैं, पहला वाला क्या ए डालते हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंशन पहले बात करते हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंशन आपने क्या पढ़ा हुआ है कि सर वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? बोलिए एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? आपने यही तो पढ़ा है, अब हम ये बता रहे हैं। एक्सपेंशन होगा तो क्या वॉल्यूम V2 की वैल्यू V1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? जी सर, अगर V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है तो क्या V2 बाई V1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ लॉग की, तो भाई अगर ऐसा है तो log V2 बाई V1 की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, और अगर log की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब log के अंदर, ध्यान सुनो, अरे log ले लिए ना, सुनो सुनो सुनो, ऐसा समझो। अब log V2 बाई V1 यहाँ पे है कि नहीं ये बताओ। अब log V2 बाई V1 है तो log के अंदर में जो चीज़ है, क्या ये जो पूरा मलबा है ये ग्रेटर देन 1 है? ये जो पूरी चीज़ है ये ग्रेटर देन 1 है। अब मैं बाकी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, समझने वाली बात है। अब log के अंदर की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 हुई तो ये पूरा जो मलबा है, ये वाली जो चीज़ है ये क्या आती है? पॉजिटिव आती है। अगर ये पूरा मलबा पॉजिटिव है तो मतलब ग्रेटर देन 1 है तो ये मलबा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आप खुद सोचो, 2.303 पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव, R पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव है भाई, केल्विन में रखना है, -50 डिग्री सेल्सियस नहीं रखना है, केल्विन में रखना है, 273 प्लस करना है। log V2 बाई V1 अगर एक्सपेंड होगा तो ये टर्म ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी आपने क्या बोला था, एक्सपेंशन के केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो आपको ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे ही 10 हम लिख सकते हैं ना, 10 मतलब होता है ना इसी प्रकार से, तो 10 वी कैन से डैट 10 ऐसे लिख देते हैं दूसरे पॉइंट में बी, 10
इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या क्या होगा भाई, आपका V2 की वैल्यू V1 से छोटा होगा, देन तो आप क्या लिखोगे, V2/V1 की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और लॉग के अंदर ब्रैकेट में अगर आपने 1 से छोटी वैल्यू रखी तो ये क्या आता है, निगेटिव आता है, तो यहाँ पे आपका वर्क डन भी निगेटिव आएगा। अब भाई ये पूरा सिंबल वाले में लिखा गया है, अपने शब्दों में समझ सकते हो। हमने क्या बोला कि जब कभी भी कंप्रेशन होगा तो बाद वाला वॉल्यूम कम होगा और पहले वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो अगर आप V2/V1 करोगे तो वो वैल्यू 1 से कम आएगी, और लॉग के अंदर वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो पूरे लॉग की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव चली जाती है। अरे लॉग 0.5 हो गया, वो निगेटिव आती है। लॉग 0.7, लॉग 0.8, लॉग 0.75, 25, ये सब की सब जो वैल्यूज हैं लॉग ले लोगे तो निगेटिव ही आती है। ठीक, अब W = निगेटिव हो गया, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में आपका जो ये फॉर्मूला था W = 2.303 nRT आपका log V2/V1 था। इसमें आपको बस सवाल में जो दिया है पुट कर देना है, आंसर निकल के आएगा। कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना आप गलती करके आओगे। ठीक, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने आपको आइसोथर्मल का वर्क डन बता दिया। अब यहीं पे आपको साइन कन्वेंशन भी बता दिए, साथ ही में आप सीखते चले जाओ कि जो मैं नहीं मिटाता हूँ या मिटा ही देता हूँ, दोबारा लिख देंगे। अगर यहीं पे बात किया जाए हीट के बारे में, हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये क्या होगा, तो भाई जो डेल्टा Q था वो W के बराबर था, और W आपका 2.303 nRT log V2/V1, और चलो पूरा लिख देता, और एक फॉर्मूला और है, डेल्टा Q बराबर W = 2.303 nRT log P1/P2, ये है। अब दोनों ही आपके सेम है। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो आपने हीट, आपका जो डेल्टा Q रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क डन निगेटिव है तो आपको डेल्टा Q क्या रहेगा, निगेटिव आएगा। समझे। अब डेल्टा Q निगेटिव है, इसका मतलब आपने हीट रिलीज कर दी है, मतलब ले ली है। और अगर आपने डेल्टा Q पॉजिटिव है तो आपने हीट बाहर से दी है। ये सब याद रखना, साइन कन्वेंशन याद आते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट पोर्शन हीट की भी बात कर ली, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, डन। अब आपको ध्यान से सुनो समझो, तो आपको हमने कितनी प्रोसेस बता दी। पहला बताया आइसोकोरिक, इसमें क्या कांस्टेंट था भाई, बोलो। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। आइसोकोरिक में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट था। आइसोथर्मल में अभी पढ़े हो, आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये गामा नहीं है भाई, गामा नहीं है, गामा नहीं है, ये V है। याद है बचपन, कुछ याद आया, प्राकृतिक दृश्य, चिड़िया, ऐसे तो बनाते थे। चिड़िया, नेचुरल साइट में। आइसोथर्मल के बाद आइसोबारिक पढ़ा है। देखो इन सब का सब कुछ बता उठा है। आइसोबारिक में हमने बोला आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब एक प्रोसेस और बचती है, हालांकि दो बचती है, एडियाबेटिक और पॉलीट्रोपिक, दोनों बच रही हैं। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बात की जाए, इसके बारे में अब हमें चर्चा करनी है कि होता क्या है, इसमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस आपको हेडिंग डालनी है, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसका नाम बड़ा अजीब सा है, मतलब बड़ा अटपटा सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रम, और रुद्धोष्म बोलते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। सीखिए क्या सिखाना था, एडियाबेटिक प्रोसेस सिखाना था आपको। तो बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है,
सुनिए, जब कभी भी आप किसी गैस को झटके से ठंडा या झटके से गर्म करते हो या सडन चेंज करते हो तो ऐसी प्रोसेसेस को आप एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। समझे बच्चों? यानी इसका एग्जाम्पल क्या है, सुनिए। एग्जाम्पल जैसे आपने कभी गर्मी में ये चीज़ होती है, आप अपने क्लास में बच्चे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से दोपहर का एकदम माहौल है, अचानक से आपको फटाक से आवाज़ आती है। कभी आई है? अब वो आवाज़ किसकी होती थी, ये भी काफ़ी लोग रिलेट कर लिए होंगे। वो आवाज़ होती थी, जी हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा है, आप ही में से किसी बच्चे के साइकिल का टायर फटा होता है। अब वो रीजन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब वो साइकिल का जो टायर फटा है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो सडन चेंज होता है वहाँ पे। तो जब भी कभी भी कोई सडन प्रोसेस हो, ध्यान सुनना, वो एक एग्जांपल मैंने बताया है, कभी भी कोई प्रोसेस बहुत सडन हो ना भाई, सडन, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस, अचानक से जो भी प्रोसेस हो सडन वाली, ठीक है, मतलब टाइम ही ना मिले, टाइम बिल्कुल ना मिले, हम क्या बोलते हैं उसको, सडन प्रोसेस बोल देते हैं। अब सडन प्रोसेस में आपका क्या होता है, आपका प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लिखिएगा, आपका प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, तीनों आपके चेंज होते हैं। भाई देखो, अब तक आपको क्या पढ़ा है, एक प्रोसेस पढ़ा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, एक प्रोसेस पढ़ा है जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बाकी दो तो वेरिएबल थे, वो तो होंगे ही। सर क्या तीनों नहीं वेरी कर सकता? कर सकता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा भाई, ये प्रोसेस इतनी तेज होती है ना कि गैस को मौका ही नहीं मिलता कि सराउंडिंग से हीट ले या सराउंडिंग को हीट दे। यानी इन दिस प्रोसेस, लिखिएगा, ये अपने लिए पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस डेल्टा क्यू बराबर 0, एक्सचेंज ऑफ हीट जिसे आप बोलते हो। डेल्टा क्यू क्या है? एक्सचेंज ऑफ हीट। डेल्टा क्यू क्या है? एक्सचेंज ऑफ हीट। अब भाई या तो हीट सराउंडिंग से लेता या तो सराउंडिंग को देता, भाई दोनों ही नहीं कर पाता, मौका ही नहीं मिलता है। भाई कोई चीज अचानक से हो रही तो कैसे मौका मिलेगा? तुमको खुद ही आगे कोई मारना शुरू कर दे, पट 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 पट, तो संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे ना। वही सेम चीज है, मैं तो मारने, एग्जाम्पल था भाई, एग्जाम्पल था, दिल पे मत लेना, ठीक है। अब भाई सडन प्रोसेस है तो एग्जाम्पल तो यही रहता है ना कि हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग आपका 0 होता है। अच्छा, यानी इसमें क्या होगा, ध्यान समझिएगा, अगर एक गैस है, ये कंटेनर था, इसमें आपने गैस रखा हुआ था, यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर इस वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, तो आपकी गैस एक दूसरे स्टेट में जा सकती है ना। वहाँ का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाएगा, और इस प्रोसेस में डेल्टा Q बराबर 0 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस प्रोसेस में, अगर ऐसा है तो ये प्रोसेस अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो बाकी वो तीनों में से कोई एक प्रोसेस होगी। अगर हम बात करें फ्रॉम फ्लॉथ, फ्लॉथ मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब डेल्टा क्यू ही क्या हो गया, 0, आप क्या बोलेंगे, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, या और करके उल्टा भी तो बोल सकते हैं भाई कि डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, दोनों ही तो बोला जा सकता है। अब काफी लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया होगा, काफी लोगों को नहीं समझ आया होगा। सर क्या नहीं समझ आएगा इसमें? देखो फॉर्मूला लिखा है वो अलग बात है, उसकी मीनिंग की बात कर रहा था कि ये कहना क्या चाहता है आपसे फॉर्मूला, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है ना। ये कुछ बोलता नहीं है, बस ये आपसे रिप्रेजेंट क्या करता है, समझिएगा। देखो भाई, जब गैस आप, अब ये बात है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, तो भाई अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो या तो गैस आपकी एक्सपेंड होगी या तो कंप्रेस होगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? करना चाहिए ना जी आपको, हाँ करते हैं ना, ठीक है। तो भाई आपकी गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या तो गैस कंप्रेस हो रही होगी या तो गैस, बोलो बोलो, एक्सपेंड हो रही होगी। अगर गैस कंप्रेस हो रही होगी तो क्या होगा भाई, आपने बाहर से तो हीट दी नहीं है, तो भाई अंदर वाली हीट से ही तो वो कुछ ना कुछ कर रही होगी, जो उसके पास एनर्जी है उसी से तो एक्सपेंड कर रही होगी खुद को। और अगर खुद को वो एक्सपेंड करेगी अपने अंदर की इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी से ही तो काम करेगी यार। बाहर से हीट मिली नहीं है, बाहर से एनर्जी मिली नहीं है, तो अंदर वाली एनर्जी से ही तो काम करेगा वो, समझो इस बात को।
अरे यार तुम खुद सोचो, आप एक जगह बैठे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से तंग हो रहे हो, आप अचानक से जब गुस्सा करते हो, अचानक से जब आप गुस्सा करते हो, आपको कोई भड़काता थोड़ी ना है, हैं? अचानक से आपके अंदर की गुस्सा बाहर आती है, आप उसी से वर्क करते हो, वही सेम चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे सर निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब यहाँ पे निगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका दिमाग खा सकता है, अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो। क्या? अगर गैस ने वर्क किया तो कौन सी एनर्जी से किया? अपनी इंटरनल एनर्जी से किया, तो भाई उसकी इंटरनल एनर्जी तो कम होगी, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो इसका मतलब उसका वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी ना भाई, और इंटरनल एनर्जी कम तो मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? NCV डेल्टा T होता है। अगर इंटरनल एनर्जी निगेटिव है इसका मतलब आपका टेम्परेचर घट गया, यानी गैस आपकी ठंडी हो गई। अब एग्जांपल देखो, वही एग्जांपल वापस समझो, जब गैस बाहर गई, जब आपका गुब्बारा फटता है, आप किस स्कूल में किसी मित्र का या आपके किसी भी सहपाठी का टायर फटता है साइकिल का, तो क्या होता है? तो आपकी गैस एक्सपैंड करती है, तो वो गैस आपको ठंडी फील होगी, क्योंकि गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना भाई। गैस एक्सपेंड की तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ, और वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा यू आपका निगेटिव हुआ, और डेल्टा यू निगेटिव हुआ तो टेम्परेचर घट गया, और टेम्परेचर घटा तो गैस ठंडी हो गई। ये वही बात बता रहा है। आप में से काफी बच्चों को आपके ही पूर्वजों को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं। और यहाँ पे पूछते ना सर ये निगेटिव क्या बोलता है? भाई निगेटिव कुछ बोलता नहीं है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो आप इतनी चीजें नोट करो, फिर हम यहाँ पे W का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नोट हो गया? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया ना। चलो अब इसमें हम वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले एडियाबेटिक प्रोसेस में। भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो अभी आपने सीखा कि जो आपका डेल्टा यू है, देखो जो आपका W है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में NCV डेल्टा T। अब देखो टेम्परेचर में चेंज है, तो W बराबर आपको क्या हो जाएगा? माइनस NCV, क्या किया जाए? हाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CV बराबर क्या होता है? R गामा बट्टे मतलब गामा माइनस 1, तो NR डेल्टा T अपॉन में गामा माइनस 1। क्या आप लिख सकते हैं ये? हम देखो क्या बताया आपको, CV का फॉर्मूला U का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T, माइनस लेके साथ में चल रहा है। अच्छा अब क्या करें सर? करना है, देखो आपने ये चीज तो सीखा ना, P1 V1 बराबर यहाँ पे क्या लिखते? NRT1। यहाँ पे आप क्या लिखते? भाई गैस तो रियल, अरे सॉरी आइडियल थी तो आइडियल ही रहेगी ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने गैस में सडन चेंज किया, एडियाबेटिक प्रोसेस किया तो गैस आपकी जो आइडियल थी वो रियल हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है पागल। P2 V2 बराबर NRT2 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। अब यहाँ से आपको NR डेल्टा T का मतलब पता है? NR डेल्टा T मतलब आपको माइनस NR, मान लेते हैं T2 ज़्यादा है T1 कम है, पता नहीं कुछ भी, हम ये निकालना चाहते हैं बस खत्म, हमें नहीं पता कौन ज़्यादा है कौन कम है ये। अब यहाँ से आपको ये तभी मिलेगा ना जब आप इस वाले में से इसको घटाएंगे, तो NRT2 माइनस NRT1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1, और आपको NRT2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? P2 V2 माइनस P1 V1। मिला कि नहीं मिला? क्या सर हम यहाँ से ये वाली वैल्यू के बराबर ये लिख सकते हैं? इसीलिए तो निकाले, रखो W बराबर क्या मिला? माइनस में NRP1 V1, रुको गलती हो गया। हाँ NR, एक काम करते हैं इसको अंदर यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा NRP1 V1, फिर लिख रहा था भाई NRP1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। देखो इसका फॉर्मूला वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन्हें तीनों में से 1 2 3 कोई सा भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कौन सा अस्त्र यूज करना है ना, समझे? तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई। ठीक, अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, नहीं आया?
अरे नहीं आया तो आना चाहिए ना, कि सर जैसे आपने वहाँ पे हमें फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, अभी आइसोथर्मल में पढ़ाया P1V1 बराबर P2V2 या PV बराबर कांस्टेंट। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, पहला डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए था। दूसरा फ्लो आपको क्या सिखाए थे वहाँ पे, ग्राफ। सर यहाँ पे तो आपने अभी तक ग्राफ ही नहीं बताया, आप सीधे हमें वर्गडन के फॉर्मूले पे लेके चले आए, तो डाउट आया। अब आया, अब डाउट हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है, हो रहा होता है तो मिटाना नहीं चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना देंगे, अपना ही तो है, मार्कर है, बोर्ड है, बना देंगे। देखो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में अब समझना, पीवी की पावर गामा आपका कांस्टेंट होता है। इसका डेरिवेशन सिलेबस में है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बेफालतू अपने को रिजल्ट से मतलब है भाई, क्या डेरिवेशन से क्या कर लोगे, है ना, ठीक है। तो डेरिवेशन नॉट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको रिजल्ट याद करना है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। सिर्फ सुनो, वी की पावर गामा है, पूरे का पावर नहीं है, पी इंटू वी की पावर गामा वो कांस्टेंट होता है। सर गामा क्या होता है, अब ये भी बताना पड़ रहा है। गामा आपका होता है CP अपॉन CV। जल्दी से बताइए गामा का फॉर्मूला क्या होता था, तो 1+2/f ये होता था। गामा आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक सबके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जरूरत पड़ेगा। तो ये होगा। अब आप अगर इसका ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा भाई। पीवी का जो ग्राफ आता है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो भी ऐसे ही आता है। सर ऐसा ही तो आपने अभी हमें आइसोथर्मल का बताया। हाँ भाई, हम ही तो एडियाबेटिक का बता रहे हैं। सर हम दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाओगे। सर ये क्या बात हुई, अरे भाई नहीं पहचान पाओगे, सच्चाई बता रहे। आपको दिया जाएगा कि ये एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल या कौन सी प्रोसेस है, आप नहीं समझ पाओगे, है ना। सवाल आएगा उसमें लिखा रहेगा, आधी अधूरी जानकारी नहीं रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये एडियाबेटिक है, और अगर नहीं भी लिखा रह रहा है तो आप मान लीजिएगा आइसोथर्मल है, मान लीजिएगा, लेकिन लिखा रहता है सवालों में। हम जितने सवाल भाई मैंने किए हैं वहाँ पे लिखा रहता था, आपको भी जितने सवाल कराएंगे उसमें हम आपको देंगे कि भाई ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, दिया रहता है। बाकी वाला अंडरस्टूड है, क्योंकि यही तो कंफ्यूज करते हैं। सर अगर दोनों साथ में आ गए तो कैसे पहचानेंगे, अरे भाई सब क्लियर हो जाएगा, सब, बस चिंता मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। पीवी बराबर एडियाबेटिक। अब देखो यहाँ पे और रिलेशन आप निकाल सकते हो, है ना, जरूरी थोड़ी ना कि आपको पीवी का ही ग्राफ बने या पीवी में ही रिलेशन मिले। सर क्या करें भाई, देखो आइडियल गैस के लिए अभी भी ये सब चीज़ें वैलिड है ना, वैलिड है। चलो देखो, तो आप जैसे बोल रहे हो कि पी बराबर NRT आइडियल गैस के लिए वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि ये सब आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हो। अगर मैं इस फॉर्मूले में या इस फंक्शन में या इस डब्बे वाले के अंदर में प्रेशर को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो प्रेशर की जगह पे आप क्या यूज कर दोगे, प्रेशर की जगह पे आप लिख देना NRT/V। समझे समझे समझे। चलो अब आप क्या कर दो, प्रेशर की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। तो लिखिएगा पहला फॉर्मूला इसका, मतलब पहला तो ये रहा, दूसरा फॉर्मूला NRT/V इंटू V की पावर गामा, ये चीज कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा TV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट ही तो आएगा। अरे यार सुनो, ये N इंटू R कोई नंबर आएगा, अब यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई एक फिक्स नंबर ही तो आएगा, तो हम उसे कांस्टेंट बोल दिए। तो TV की पावर गामा -1 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो। तो एक डब्बा ये मिल गया आपको। अगला, सर यहाँ से हम V को भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं, कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता था, एक रास्ता ये मिला, दूसरा रास्ता आपको मिल सकता है V बराबर NRT/P, आप ये भी रख सकते हो। अब V की जगह पे ये पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P इंटू NRT/P की पावर गामा, ये R नहीं है गामा है, गामा बराबर समथिंग इंटू कॉन्स्टेंट। अब देखो मैथमेटिक्स भाई, P इंटू NR की पावर गामा, R नहीं है गामा है, इंटू T की पावर गामा अपॉन में P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन वही सेम लॉजिक,
कि एन आर की पावर गामा करोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो भी तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा बराबर समथिंग इंटू कॉन्स्टेंट। सर कांस्टेंट तो बदल जाएगा लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, है ना भाई। यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो यहाँ नहीं आएगा, आप ये कह रहे हो ना, तो ठीक है, हमने स्पेलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी कांस्टेंट की भाई, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट ही तो बोलोगे, तो हमने कांस्टेंट लिखा है, हमने वैल्यू ऑफ कांस्टेंट थोड़ी ना लिखा है। मान लो यहाँ पे के कांस्टेंट था, यहाँ पे सी होता, और क्या होता, नहीं समझे, समझ गए होते ना, इतने दिमागदार हो। तो आपको देखो ये 3 चीजें मिली, अगर हम इसको समराइज करें इतना सब हटा उठा के तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हटा दे तो आपको ये ग्राफ भी सिखा दिए हैं, आपको ये रिलेशन भी बता दिए, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। सर ये सब याद करना पड़ेगा, हाँ भाई याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है सर, हम निकाल लेंगे, टाइम वेस्ट होगा, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं, दीवार पे चिपका दोगे 4 बार दरवाजे के ऊपर तो आपको बार बार याद रहेगा, है ना। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब आपका जो डाउट था कि सर अगर पीवी और आइसोथर्मल आ गए तो हमें कैसे पता चलेगा, स्लोप देख के। चलिए अब ये मिटाते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं उनके स्लोप के बारे में, कि सर हम दोनों के ग्राफ में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे। मैं 1 मिनट देखूं भाई ये चल रहे हैं कि नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ग्राफ हम पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो अगर आपको कभी भी ऐसा वाला कर्व मिल जाता है, पीवी ग्राफ में ऐसा वाला कर्व मिल जाता है तो आपको वो बताया जाएगा कि आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है। पर अगर ऐसे 2 आ जाएं तब आपको सोचना पड़ सकता है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम बात कर लेते हैं और कुछ बात की, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान के चलिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। अब कहां पे देखेंगे सर हम, भाई पीवी ग्राफ में देखोगे, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही रहा होगा। पीवी ग्राफ अगर बनाए, इधर मैं आइसोथर्मल लिख दूं और इधर मैं एडियाबेटिक की बात करूं, तो आप सबको पता होगा कि आइसोथर्मल में अभी पढ़ाया पीवी बराबर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसमें, आइसोथर्मल में। और अगर पीवी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बन रहा है। मैं आपसे पूछूं भाई इसका स्लोप क्या होगा, तो अगर आप सबने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, समझा है, आप सब बोलोगे सर इसका जो स्लोप आएगा dp बाई डी आएगा। जरा आप इसका स्लोप निकालें, सर फंक्शन दीजिए, फंक्शन ऊपर लिखा है, तो क्या स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पीवी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जो ऊपर लिखा था पीवी बराबर कांस्टेंट, आप उसे इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, माफ कीजिएगा गलती हो गई। कैसे करेंगे, तो देखिए आपने लिखा पीवी बराबर कांस्टेंट, अब उस कांस्टेंट को हम के बोल दे रहे हैं, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम या v, तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे डी डीवी ऑफ पीवी और इधर भी तो करोगे डी डीवी ऑफ के। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप आइसोथर्मल का ही लिखिए, फिर आप एडियाबेटिक पे वापस चलेंगे, ठीक है। तो अब जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, पता है, नहीं पता है बहुत मार खाओगे, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो डी इस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, है ना। तो एक बार पी डी वी अपॉन डी वी फिर प्लस वी
dp अपॉन dv करेंगे और इधर 0 लिखेंगे। सर dv बाई dv 1 होता है, हाँ होता है। तो dv बाई dv क्या हो गया, 1 हो गया। आपको मिल रहा है p प्लस v dp बाई dv इज इक्वल टू 0। और अगर आप यहाँ पे देखो तो dp बाई dv इज इक्वल टू आ रहा है माइनस p बाई v, यही तो है। और ये क्या है, ये आपका है माइनस पी बाई वी, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, ऐसा लिखेंगे, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, ये आ रहा माइनस पी बाई वी। अब ऐसे ही हम लोग पहले एडियाबैटिक में स्लोप निकालेंगे। इतनी चीज आपको समझ आई। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्लोप निकालना है पीवी ग्राफ का, तभी तो हम पहचानेंगे भाई कैसे होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक की बात करते हैं। ये मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बोलूं, देखो दूसरा पॉइंट है, इधर भी मिटा ही देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ये याद रखना है आपको, अभी हम जब समराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम अब बात करें एडियाबैटिक के बारे में, तो भाई इन केस ऑफ एडियाबैटिक क्या होगा ये बताइए जरा। अगर हम एडियाबैटिक की बात करें तो आपने पढ़ के रखा था अभी, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, हम उस कांस्टेंट को के बोल दे रहे हैं, ठीक। अब जरा आप उसका भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करिए, आपको मिलेगा dp, ध्यान से देखिए, स्लोप आपका हो जाएगा डी dv। क्या करेंगे, वही सेम चीज करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, p v की पावर गामा बराबर सम कांस्टेंट, जिसे हम लोग यहाँ पे k बोल रहे हैं। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो आपको पता चलेगा d dv ऑफ p v की पावर गामा इज इक्वल टू d dv इंटू के। क्लियर, जल्दी से आप इसे करिए, करिए भाई, करिए करिए। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो हमें ये पता चल रहा है कि इधर तो 0 हो गया, इधर वाला कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग बंद हो जाता है। देखिए एक बार p को बाहर निकाल के d dv ऑफ v की पावर गामा करेंगे, प्लस v की पावर गामा इंटू dp अपॉन dv कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, अब लगाइए क्या होता है p। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, वही लगाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा v इंटू गामा की पावर माइनस 1, मतलब v की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये v है, और प्लस v की पावर गामा इंटू डी पी बाई डी वी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, v की पावर गामा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू गामा p। अब देखो मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ, ये क्या है, v की पावर गामा इंटू v की पावर माइनस 1, हाँ कि ना, बोलिए। अरे सर माइनस साइन भूल गए, नहीं बोले, देखो लिखिए, हो गया। अरे भाई a की पावर c प्लस डी क्या लिखते हैं, a की पावर c इंटू a की पावर d, वही तो लिखा है। अब v की पावर गामा से v की पावर गामा कैंसिल हुआ, इसीलिए हम लिखे थे। और यहाँ पे आपका स्लोप dp बाई dv क्या आया, आ रहा है माइनस में गामा p बाई v, क्योंकि v की पावर माइनस 1 नीचे चला जाएगा। अब ये क्या है, यह है स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये कितना आ रहा है, माइनस में गामा p बाई वी। अब जरा याद करो कि भाई गामा इंटू माइनस p बाई वी क्या होता था, हम बस अरेंज किए हैं, बताइए भाई, यही तो समझ, यही तो है। अब मैंने इसको बस अरेंज किया है कि गामा इंटू ब्रैकेट में समथिंग, और ये क्या है, ये तो स्लोप ऑफ किसका है,
आइसोथर्मल का है, यानी जो आपका एडियाबेटिक का स्लोप है वो गामा टाइम से ज़्यादा है, किससे? आइसोथर्मल के स्लोप से। अब मुझे बताओ किसका स्लोप ज़्यादा? सर वो तो गामा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अब ये मुझे बताओ, गामा की वैल्यू आपको निकलवाए थे ना, समरी भी दिए थे। अब मुझे बताओ गामा क्या कभी 1 से छोटा हो सकता है? जल्दी बताइए, मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता था? याद आ रहा है? मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता था? डाई एटॉमिक का कितना होता था? ट्राई एटॉमिक का कितना होता था? क्या सबका 1 से बड़ा आता था? और अगर तुमको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो ये बताओ, क्या ये याद है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv? याद आ रहा है? Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा। हाँ सर याद आ रहा है। जब भाई तुम्हारा Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा तो Cp अपन Cv का रेशियो ही तो गामा होता था, तो गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। यानी किसी एक स्लोप में, किसी एक चीज में तुम 1 से बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा नहीं हो जाएगी। इतना समझाने का कोई फायदा अगर हुआ हो तो बढ़िया से बताओ। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नोट हो गया? चलिए, ये आपने सीखा, अब इसका समरी क्या है ना? इतना सब सीखा आपने, इसका समरी क्या है वो लिखिएगा ज़रा। देखो ये आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जो इसका समरी दे रहे हैं वो मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपके सवाल कराएगा। अब इसके बाद वाली चीज़ें मत भूलना। क्या है? देखो समरी, अगर हम इसकी बात करें हेडिंग में, समरी बात कर लो या रिजल्ट बात कर लो, वो क्या है? वो ये है कि हमने ये जाना कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हो रहा है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना हो रहा है, -P/V, और इन एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना हो रहा है, वो रहा है गामा टाइम्स -P/V। अब क्या मैं इन दोनों को मिला के ये बोल सकता हूँ कि स्लोप जो है आइसोथर्मल का, रुको, क्या मैं इन दोनों को मिला के ये बोल सकता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वो आपका गामा टाइम्स ज़्यादा है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस से। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? बोलिए। अब आपका गामा तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर बात करूँ तो स्लोप को क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ m ऑफ एडियाबेटिक, देखो अब उतना बड़ा लिखने की हिम्मत नहीं है, वो ज़्यादा होगा m यानी स्लोप। तुम तो ये भी नहीं समझ पाओगे यार, ऐसे लिखता हूँ, स्लोप एडिया का, एडिया मतलब एडियाबेटिक का, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ आइसो का, आइसोथर्मल का। समझ आई बात? अगर यहाँ पे मुझे जगह मिल रही है और मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। देखो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी में जगह होगा, तो इसके नीचे लिखिएगा कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पीवी ग्राफ है, ये तो एक काम करता हूँ मिटा ही देता हूँ, पहले इतना नोट करिए, नोट करिए, इतना हो गया। चलो अब अगला पॉइंट बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप मतलब क्या होता है भाई? देखो या तो ढलान होती है या तो चढ़ाई होती है ना। ढालू ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, और चढ़ाई ज़्यादा तो भी स्लोप ज़्यादा। अब ये तो बेसिक चीज़ें याद ही हैं। अब मान लीजिए ये आपके पास पीवी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ है। अब अगर आपके पास ये पीवी ग्राफ है भाई, तो पीवी ग्राफ का एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, और एक पॉइंट से आप एक गैस को लेके गए यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आइसोथर्मल का है तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा। भाई ऊपर से नीचे उतर रहे हो, मान लो इन केस ऑफ एक्सपेंशन है,
अगर आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो तो आप मुझे ये बताओ कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा। अब एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा मतलब आपको ढलान ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बताइए किस में ढलान ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले बनाओ कि नीचे में बनाऊं? सर नीचे ही बनाइए, तभी तो एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। ये वाला क्या है, ये आपका आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल प्रोसेस का है। और ये आपका किसका है, ये आपका एडियाबेटिक का है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो दोनों का एक्सपेंशन ही लिख लेते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। क्लियर बात। वैसे स्लोप दोनों केसेस में ज़्यादा होगा, तो ये आपका आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है। और अगर हम बात करें अगले की, कंप्रेशन वाले में, मान लीजिए एक गैस थी जिसका पहले वॉल्यूम कुछ था यहाँ पे, अब उसे यहाँ पे लेके जा रहे हो, तो भाई एक केस आप ऐसे लेके गए, बन जाइए भाई, काहे परेशान कर रहे हैं हमको, हाँ ऐसे लेके गए। अब मान लो मैं बोलूँ ये आइसोथर्मल का है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला आइसोथर्मल का है, तो क्या किया जाए, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब आप बताइए, हमें एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा, ऐसा ही जिसका स्लोप इससे ज़्यादा हो। स्लोप मतलब ढलान। अब कैसे करेंगे ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इससे भी चढ़ाई वाला एक और बनाना पड़ेगा। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट यहाँ से ये ऐसे हो गया है, ये आपका अगर आइसोथर्मल का है तो हम एक स्लोप और बना देंगे ऐसे करके। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सबको समझ आ रहा होगा, इसमें चढ़ाई ज़्यादा इसमें चढ़ाई कम है, तो चढ़ाई ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, कॉमन सेंस वाली बात है। आपने क्या पढ़ा कि एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा हो। अब भाई जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो भी तो एडियाबेटिकली अगर कंप्रेस करोगे तो उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब एडियाबेटिक में आपको ये वाला जो कर्व है, ये वाले का ढलान ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब चढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, तो ये आपका कौन सा है, ये एडियाबेटिक है। अब समरी यही है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो ऊपर वाला आपका एडियाबेटिक होता है, नीचे वाला आइसोथर्मल होता है। और अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक होता है। या तो दिमाग लगा लो या तो कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना भाई। केमिस्ट्री में तो आपको डायरेक्टली बताएंगे मास्टर साहब आपके, है ना। ये बन गया आपका, ठीक ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया, ये एडियाबेटिक का है। अब यहीं पे हम वर्क डन की भी बात कर सकते हैं भाई, ये पीवी ग्राफ ही है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता था, एरिया होता था, याद है आपको कि नहीं याद है भाई। वर्क डन क्या होता था, एरिया होता था ऑफ पीवी ग्राफ। अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करें इसी में, तो वर्क डन एडियाबेटिक का देखो, एडियाबेटिक का ग्राफ देखो कम आ रहा है ना, एक्सपेंशन के केस में, लेकिन आइसोथर्मल का ज़्यादा आ रहा है। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इन केस इन कंपेरिजन टू एडियाबेटिक के। किसके केस में, इन केस ऑफ एक्सपेंशन के। भाई एक्सपेंशन के केस की बात है, समझ लोगे, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, एडियाबेटिक का एरिया कम तो काम कम करना पड़ेगा, और आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी किसी एक गैस को, अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि किसी एक गैस को अगर आप एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर उसी गैस को आप आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हो। और यहाँ पे उसका उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि देखो एडियाबेटिक का वर्क डन ज़्यादा आ रहा है और आइसोथर्मल का वर्क डन कम आ रहा है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ कंप्रेशन अगर बात कर लिया जाए तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक ज़्यादा हो जाता है और वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल कम हो जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो एक ही लाइन में सब कुछ है, इसी एक पेज में आपके लिए सब कुछ है। अब यहाँ से आपके लिए सवाल भी पूछा जा सकता है, तो पहले आप इस समरी को नोट कर लें।
ठीक, वो भी समरी थी कि आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है -p/v, एडियाबेटिक का क्या होता है गामा टाइम्स ऑफ -p/v, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सब चीजें आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हुए एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं, उस सवाल के माध्यम से मतलब उस सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उस सवाल से आपको हम समझाते हैं और आपकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग को। तो भाई हम पहला सवाल कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम पहला सवाल कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। पहला सवाल ये है कि मान लीजिए एक प्रोसेस है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये एक प्रोसेस है 1 2 3, ये आपका पीवी ग्राफ है। ऑब्वियस सी बात है ये एक्सपेंशन का है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बताइए सब एडियाबेटिकली हैं, है ना, सब के सब एडियाबेटिक हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि देखो मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ। सवाल ये कि अपने पास 3 गैसेस थी और 3 गैसेस थी। पहली आपकी थी हीलियम, दूसरी आपकी ऑक्सीजन और तीसरी अपने पास थी ओजोन। 3 गैसेस है। अब हमने तीनों गैसेस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया और उनका ग्राफ बनाया। मुझे बताइए कौन सा ग्राफ हीलियम का है, कौन सा ग्राफ ऑक्सीजन का है, कौन सा ग्राफ ओजोन का है, बताइए कौन सा ग्राफ इनमें से हीलियम का है, कौन सा ऑक्सीजन का है और कौन सा ओजोन का है। अब जो समझदार बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि सर स्लोप देख के तो हमको समझना है कि अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एडियाबेटिकली की है तो जो स्लोप होगा वो गामा के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। गामा टाइम्स ऑफ -p/v था। अब सबके केस में p/v देखो, सबका v सेम है और सबका p सेम है, p से b वाला जो सेम है। तो जो आपका स्लोप होगा कहीं ना कहीं वो गामा पे डिपेंड करेगा। अब आप मुझे बताओ कि गामा ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, गामा ऑफ डाई एटॉमिक गैस और गामा ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होता था। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछ रहे, हम गामा पूछ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि गामा का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 + 2/f। अब गामा आपका क्या होगा, मोनो का ज़्यादा होगा, डाया का उससे ज़्यादा हो मतलब उससे कम होगा और ट्राई का सबसे कम होगा। तो अब आप खुद ही समझ चुके होंगे कि किसका स्लोप कौन सा है। भाई गामा ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा। अब मुझे बताओ कि कौन सा किसका है, इनमें से बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है, बताइए इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है। तो तीसरा आपको कौन सा है, देखो जो आपका तीसरा वाला ये वाला है, ये आपका हीलियम का है, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन का है और ये पहला वाला आपका ओजोन का है। सर कैसे किया, फिर समझो। हमें 3 ग्राफ दिए थे, बोला गया कि हम तीनों गैसेस को एडियाबेटिकली लेके आ रहे हैं। सब देखो सबके लिए प्रेशर वॉल्यूम सेम ही है। इनिशियल केस में सबका प्रेशर वॉल्यूम सेम है, फाइनल केस में अलग अलग है, वो अलग बात है, वो तो हो जाएगा। अब स्लोप कैसे देखोगे, स्लोप आप देखोगे गामा को देख के। ठीक, स्लोप कैसे देखोगे आप, गामा को देख के। भाई जिसका गामा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब किसका गामा ज़्यादा होता है, हीलियम का, तो हीलियम का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये हो गया। अगर यही उल्टा करके पूछ लेता तब क्या करते, खुद सोचो। भाई ये सवाल अगर यही उल्टा करके पूछ लेता, ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे लगना पड़ेगा, यहीं तक रखना पड़ेगा, है ना। और ऐसे अगर अजीब बन रहा है भाई, चलो एक ठो ऊपर ही बना लेते हैं। ऐसे कर लेता तब क्या करते, सब सेम पॉइंट पे हैं, सबको आप यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हो, तब आप खुद देखो कि भाई इसका स्लोप ज़्यादा है। ये मैं नंबर कर देता हूँ, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब आप खुद सोचो इनमें से कौन सा हीलियम का है, कौन सा ऑक्सीजन का है, कौन सा ओजोन का है। अब आपको दिमाग लगाना है, अभी भी आपको स्लोप ही देखना है। तो भाई जो मोनो होगा उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, तो चौथे का सबसे ज़्यादा है, पाँचवें का उससे कम, छठे का उससे कम। तो यहाँ पे चौथा वाला क्या हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, पाँचवा वाला आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा और छठा वाला आपका ओजोन का हो जाएगा। उल्टा ही तो है, बताए थे उल्टा होगा। यहाँ पे नीचे वाला मोनो का था, यहाँ पे ऊपर वाला मोनो का होगा, यहाँ पे ऊपर वाला ट्राया का था, यहाँ पे नीचे वाला ट्राया का होगा। तो आपको ऐसे करके चीज़ों को हैंडल सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
अब आपको मुझे बताना है कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या चीज़ें चलेंगी, और आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सवालों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली चीज़ ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर नंबर 4 तो ये है। लेक्चर नंबर 5 अटेंड करने से पहले आपको कम से कम ग्राफ का कन्वर्जन सीख लेना है, ठीक है। अब बेसिकली आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो इतने लेक्चर्स आए हैं सबको बढ़िया से प्रॉपर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले होंगे, और फिर मतलब उसमें PYQs भी रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।